everyone. Yes, how are you? कैसे हैं सभी बच्चे? अच्छे हैं? वेरी गुड। और मैं हमेशा की तरह आज भी यही प्रेयर करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही घर पे हैप्पी और हेल्दी रहें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग आज अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट में क्या करने वाले हैं, शुरुआत की है तो कुछ तो नया पढ़ेंगे ना। हाँ, आज हम लोग अपनी जो पाठ्य पुस्तक है ना मयूर पंख, उसका अगला वाला जो पाठ है, जैसे हमने पिछली बार 11 वाला पाठ पढ़ा था, आज हम पाठ 12 पढ़ेंगे। हमने पिछली बार नमन की डायरी पढ़ी थी, नमन के साथ कुछ हुआ था, फिर उसका इफेक्ट पढ़ा था, उसके बाद उसने अपना डेली डायरी लिखना शुरू किया था। आज हम लोग एक लोक कथा पढ़ेंगे। यस, जैसे कि मुझे पता है सभी बच्चों को कथाएं बहुत अच्छी लगती हैं, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो तो लोक कथा है। लोक कथा में और कथा में क्या अंतर होता है? आप यही सोचोगे ना, मैम कहानी तो कहानी होती है। नहीं बेटा, कथा मतलब जो आप किसी भी टॉपिक में किसी के बारे में कुछ भी मन से लगा कर भी बना सकते हैं, या आपको जो पता है सामने वाले को नहीं भी पता है, आप अपनी कल्पना के आधार पर भी छोटी मोटी कहानी, लंबी सी कहानी बना सकते हैं। लोक कथा मतलब ऐसी कथाएं या ऐसी कहानियाँ जो पहले के समय में लोगों के द्वारा बनाई गई या किसी घटना पर बन गई है ना। हमने एक कथा पढ़ी थी ऐतिहासिक, जो इतिहास से जुड़ी हुई थी, जो पुराने समय में घटित हो चुकी थी, और उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग जो लोक कथा पढ़ रहे हैं वो एक नैतिक शिक्षा वाली कथा है बेटा। ये ना हमारे मोरल वैल्यूज को बढ़ाने वाली है, और ऐसी घटनाएं नॉर्मली हमारे आसपास होती रहती है, पर हम उसको एक स्टोरी का रूप नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर लोगों के द्वारा लोगों के मनोरंजन के लिए जो कथा बनाई गई, कही गई या प्रयोग की जाती है, हम उसे पढ़ेंगे। एक शब्द हमने पढ़ा था लोकोक्ति, लोगों के द्वारा कही गई बात, तो वो लोकोक्ति हो जाती है। लोक कथा लोगों के द्वारा कही गई या बनाई गई कहानियाँ। कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिनके बारे में हम बिलीव नहीं करते कि ऐसा हो सकता है, मगर लोगों के साथ होती है, लोग उसको बनाते हैं, फिर धीरे धीरे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे व्यक्ति के कानों से होते हुए और मुंह से होते हुए वे आगे चलती रहती है। आज हम जो कथा पढ़ रहे हैं, हो सकता है उसको पढ़ने के बाद में आप सोचेंगे क्या ऐसा हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है, मगर लोक कथा है, लोगों के द्वारा ही मन से बनाई हुई अपने मनोरंजन के लिए कहानी है, तो हो भी सकता है। हमें सिर्फ उसको पढ़ना है, उसमें जो मोरल है उसको लेना है, और ये सीख लेना है कि हमें वैसा नहीं करना है। ठीक है। अब एक चीज़ आपको और बता दें बेटा, वैसे तो कभी भी किसी के साथ कुछ गलत करना सही नहीं होता है ना। जो आपसे जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े, लेकिन एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य को धोखा देना, उससे झूठ बोलना, उसका फ़ायदा उठाना, और अपनी पोस्ट का गलत यूज़ करना, सामने वाले के साथ गलत व्यवहार करना, किसी भी तरह से मानवीयता के अकॉर्डिंग तो नहीं है। हम चूँकि एक मनुष्य हैं तो हमारे अंदर एक सॉफ्ट हार्ट होता ही है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही दूसरों के साथ में व्यवहार करना चाहिए। स्पेशली जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं, हमें दूसरों के साथ वही करना है। अगर हमें पसंद नहीं कि कोई हमसे झूठ बोले, कोई हमें धोखा दे, कोई हमारा फ़ायदा उठाए, तो आपको भी दूसरों के साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना। यदि सब हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, हमें प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, और हम चाहते हैं कि वो लोग ऐसा ही करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि एक छोटा सा, कभी कभी हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार कर लेता है, सामने वाले को लगता है कि अरे इसको क्या फ़र्क पड़ा होगा। नहीं, कुछ बातें हमारे मन पे बहुत गहराई में लग जाती हैं, ठेस पहुंचा देती हैं हमारे हृदय को। तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर
हमें दूसरों से अच्छा व्यवहार चाहिए तो हमें अपने व्यवहार में भी थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, और अपने व्यवहार को चेंज करना सिर्फ हमारे ही वश में होता है। ठीक है, तो आज इस स्टोरी में हम पढ़ते क्या कि ऐसा क्या हुआ, हमें कैसा होना चाहिए और हमें कैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक में पेज नंबर 82 और 83 ओपन कर लीजिए। हम एक बहुत प्यारी सी कहानी आज पढ़ने वाले हैं। ओके, आप हमारे साथ रीडिंग करेंगे। जो भी कठिन शब्द है उनको 1, 2, 3 बार बोल कर देखिए, हो सकता है आप उसमें अच्छे से परफेक्ट हो जाएं, है ना। तो क्या करेंगे हम, देखिए एक उसमें बच्चा है, एक बूढ़ी औरत है और एक सेठ जी हैं। ये हमारी इस कहानी के 3 कैरेक्टर हैं। ठीक है, अब इसमें जो छोटा बच्चा है उसका नाम है श्रीनिवास। स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। श्रीनिवास अपनी दादी के साथ मांडी गांव में रहने आया था। मतलब वो पर्टिकुलर कहीं और का रहने वाला था, लेकिन वहाँ पर उसको कोई साधन नहीं था, उनका कुछ खाने पीने का बन नहीं रहा था, तो वह लोग दूसरे गांव में गए थे रोजगार के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए, काम ढूंढने के लिए। तो जो श्रीनिवास था वो अपनी दादी के साथ मांडी गांव में रहने आया था। वे दोनों गांव के साहूकार के पास पहुंचे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है साहूकार जी बैठे हुए हैं, उनके पास में ये बच्चा और ये देखो उसकी दादी आए हुए हैं, है ना। वे साहूकार के पास पहुंचे। उस गांव में एक बहुत पैसे वाले सेठ जी थे। साहूकार मतलब व्यापारी जो होता है ना। तो उन्होंने क्या देखा, साहूकार अपनी तोन फुलाए कुर्सी पर बैठा था। दादी पोते ने साहूकार को प्रणाम किया, है ना। इतने बड़े व्यक्ति, भाई पैसे वाला बैठा है, जाके नमस्कार तो करना है, अपनी यदि कुछ काम है। और नॉर्मली भी जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम लोग शिष्टाचार निभाते ही हैं, अभिवादन करते हैं। दादी ने उससे कहा, उससे मतलब किससे, सेठ जी से, क्योंकि दादी उम्र में बड़ी है ना सेठ जी से। सेठ जी, हम दूसरे गांव से आए हैं, अब यहीं रहना चाहते हैं। यदि आप हमें सिर छिपाने की जगह दे दें तो बदले में हम आपके घर का काम कर देंगे। अब दादी वहीं पर क्यों आई? सीधी सी बात है, सेठ जी गांव में सबसे धनवान है, तो सेठ जी के पास पैसा भी होगा, तो सेठ जी को काम भी तो लगता ही होगा, उनके घर काम बहुत ज़्यादा होगा, उनको नौकर चाकर की ज़रूरत पड़ती ही होगी। तो इसलिए दादी और श्रीनिवास उनके पास आए कि हमारी मदद पूरे गांव में यही कर सकते हैं, क्योंकि काम भी इनके घर में ज़्यादा होता है, पैसे इनके पास ज़्यादा हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि सेठ जी, हम लोग दूसरे गांव से आए हैं और हम इस गांव में रहना चाहते हैं, और जैसा कि आपके पास काम है तो क्या आपके पास इतनी जो सारी जगह है इसमें से हमें थोड़ा सा सिर छुपाने की जगह, सिर छुपाना मतलब रहने के लिए, क्योंकि आप दिन भर काम बाहर कहीं भी कर सकते हैं, रात को सोने के लिए आपको कोई जगह तो चाहिए ना, जिसके नीचे आप सो सके, बैठ सके आराम से, और इसके बदले में आप कहेंगे तो हम आपके घर का काम कर देंगे। साहूकार ने मन में सोचा, क्या शब्द आया है आपका, साहूकार, है ना, कठिन शब्द है, हम लिख लेते हैं। वैसे शायद ये शब्द हमारे बच्चों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, पार्ट 2 में 100 के 60 में पढ़ा था आप लोगों ने, ये शब्द आया था हमारे पास बेटा, तब भी तो साहूकार ही था, है ना। अब साहूकार ने देखो क्या सोचा बेटा, बिना दाम के 2 मजदूर, कौन, मजदूर मिल रहे हैं, इन्हें क्यों छोड़ा जाए। साहूकार तो साहूकार ठहरा, उसके मन की तो जा ही नहीं सकती है ना। वह मान गया। उसने घर के पिछवाड़े, कहां पर, पिछवाड़े, आप कहेंगे मैम ये कैसा शब्द है, पिछवाड़े का मतलब होता है पीछे का स्थान, उसके जो घर था उसके पीछे कुछ खाली जमीन थी, स्थान था, उन्हें रहने की जगह दे दी। ठीक है, अच्छा काम किया। दादी ने पूछा, सेठ जी इसका किराया क्या लगेगा। दादी तो अनुभवी है,
किसी के घर ऐसे तो नहीं रह सकते। उन्होंने पूछा कि आपने हमको जगह तो दे दी रहने की, तो इसके बदले में क्या किराया देना पड़ेगा हमें। साहूकार ने झट से बताया। वो तो सोच ही रहा था ये मेरे से पूछे और मैं इनको काम बताऊं। मेरे घर में 3 बैल और 4 गायें हैं, 7 जानवर है टोटल, है ना। उन सबको तुमको चराना होगा। उनके गोबर को पाथ कर, क्या करके, पाथ कर मतलब इकट्ठा करके उपले बनाने होंगे। उपले मतलब कंडे, आपने देखे ना गोबर के कंडे, अपने आसपास तो देखे ही होंगे, हवन वगैरह में काम आते हैं, है ना। और भी बहुत सारे काम में आते हैं। उसके उपले बनाने होंगे और उपले बेचकर उनके पैसे मुझे देने होंगे। इतनी सी जगह रहने को दी है और काम क्या है, गायों को चरा के लाओ, इसकी गायों को खाना भी मिल जाएगा। फिर उनका गोबर इकट्ठा करने का जो नौकर का पैसा वो बेच गया, उनके उपले बनाना और उन उपलों को बेच कर आना और वो पैसे मुझे देना, वही उसका किराया होगा। देखो व्यापारी है, व्यापारी का दिमाग बहुत तेज चलता है ना। दादी और पोते ने साहूकार की शर्त मान ली, सीधे लोग थे, एग्री हो गए। उसी दिन से दादी तो साहूकार के घर का काम करने लग गई और पोते ने गांव में ही कोई काम ढूंढ लिया और उनका जीवन चलने लगा। ये जो काम था वो दादी कर लेती थी और जो बेटा था, पोता था सॉरी, उसने भी गांव में दूसरा काम ढूंढ लिया। तो थोड़ा रहने की जगह इधर मिल गई, थोड़े पैसे बाहर से आ जाते, तो उन दोनों दादी पोते का काम चल रहा था, खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। एक दिन की बात है ना। साहूकार ने तो अपनी बेईमानी कर ली, उसको लगा कि कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा ऐसा व्यवहार, कभी ये तो सीधे भोले लोग हैं, इनको समझ में नहीं आएगा। और वाकई में उनको समझ में आया भी नहीं, उनके लिए इतना ही बहुत था कि हमें रहने की जगह मिल गई है। साहूकार के दरवाजे पर एक फटेहाल भिखारी आकर भीख मांगने लगा। कैसा फटेहाल? फटेहाल मतलब जिसके कपड़े बिल्कुल फटे हुए थे, अस्त व्यस्त थे, अच्छे नहीं थे। एक भिखारी आया, भीख मांगने लगा। तो साहूकार ऊंची आवाज में बोला, नॉर्मली हमारे घर के बाहर भी भिखारी आता है ना, कुछ दे दो, थोड़े से पैसे दे दो, कुछ खाने को दे दो, ऐसे बोलते रहते हैं। साहूकार चूंकि थोड़ा घमंडी तो था ही पैसे का, है ना, उसने क्या बोला, चलो चलो आगे बढ़ो, मेरे पास कुछ नहीं है। इतना बड़ा साहूकार, मेरे पास कुछ नहीं है, एक भिखारी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो भिखारी घूमकर पिछवाड़े की ओर गया। इस घर तो कुछ मिला नहीं, सेठ जी ने बोला मेरे पास कुछ है नहीं। घूमते घामते फिर अगले घर से होते वो पीछे दादी के घर की तरफ चला गया। दादी को उस पर दया आ गई, दादी तो दयालु थी ना, दया आ गई। घर में जो खाना बना हुआ रखा था उन्होंने उस भिखारी को खिला दिया। दादी का दिल बड़ा सॉफ्ट होता है ना, सबके लिए एक जैसा फील करता है, क्योंकि गरीब इंसान है तो उनको सामने वाले की तकलीफ महसूस होती है कि एक समय था जब मेरे पास भी कुछ नहीं था, आज इसके पास कुछ नहीं है, उन्होंने घर में जो भी खाना बना रखा था उसको खिला दिया। विदा होने से पहले भिखारी दादी की हथेली पर एक दमड़ी रखते हुए बोला, दमड़ी यानी कि सिक्का, माँ तुम इससे अपने पोते के लिए मुरमुरे खरीद लेना। मुरमुरे मतलब वो आपके परवल होते हैं ना, वो। तो अब आप बोलोगे मैम उसके पास पैसे थे तो फिर वो बाहर क्यों नहीं खाया? उसके पास एक ही सिक्का था, शायद उतने में कुछ नहीं आ सकता था प्रॉपरली खाने के लिए, इसलिए वो शायद भीख मांग रहा था, या उसको भीख में कहीं मिला होगा वो एक आध सिक्का। बट उसको दादी ने खाना खिलाया, वो खुश हो गया, उसको अच्छा लगा, तो उसने वो एक सिक्का जो है जिसकी कीमत ज़्यादा नहीं थी वो उन्होंने दादी को दे दिया भिखारी ने। उन्होंने कहा कि आपने मुझे खाना खिलाया, मेरी आत्मा तृप्त हुई, ये दे रहा हूँ, ये इससे आप अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद लेना क्योंकि खाना तो आपने मुझे खिला दिया है। ठीक है। दादी सिक्के जमा करके एक संदूकची में रखती थी। संदूकची मतलब एक छोटी सी पेटी होती है, वो एक बड़ी पेटी होती है, एक छोटा सा बॉक्स था उसको संदूकची कहते हैं, लोहे की बनी होती है। तो उन्होंने उस दमड़ी को भी संदूकची में रख दिया। वो सोच रही थी कि आज अपने पोते को क्या खिलाएगी, क्योंकि खाना तो सब उन्होंने उतना ही सा बना था, वो भिखारी को खिला दिया था।
तभी उसका पोता खेत से आ गया, खेत में काम कर रहा था, वो आया, वो भूखा था। उन्होंने कहा दादी भूख लगी है बहुत तेज से, कुछ खाने को दो। दादी ने पोते को सारी बात बताई कि बेटा एक भिखारी आया था और खाना बना हुआ था, उसको भूख लगी थी तो मैंने तो उसको सब खिला दिया, अभी क्या करें, एक काम करो संदूकची में से दमड़ी लेकर कुछ खरीद लाओ, उसने मुझे एक सिक्का दिया है, तुम ले जाओ, उसमें जो भी कुछ आता है खाने का वो ले आना बेटा और खा लेना। पोते ने जैसे ही संदूकची खोली, देखो सी, जैसे उन्होंने वो संदूकची खोली तो सोने की चमक से सारी झोपड़ी जगमगा उठी, उसमें सोने के सिक्के भर गए थे। बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे जब मैंने वो एक सिक्का इसमें रखा था इसमें तो कुछ भी नहीं था, थोड़ा बहुत कुछ फटा ऐसा पुराना सामान था, इसमें ये सारे सोने के सिक्के कहां से आ गए, इतना सोना कि उसके प्रकाश से उनकी वो जो छोटी सी झोपड़ी थी वो कैसी हो गई, जगमगा गई। उन्होंने सोना बेचा, एक सुंदर मकान बनाया, जमीन खरीदी, गाय बैल भी खरीदे और धीरे धीरे पोता जो था वो बड़ा होकर एक धनी किसान बन गया। एक भिखारी ने इतनी सी एक उनको सिक्का दिया था, उसके टच होते ही उनको इतना सारा पैसा बन गया, उसका उन्होंने सही जगह यूज़ किया बेटा, एक मकान बनाया, फिर उन्होंने कुछ ज़मीन खरीदी, गाय बैल भी खरीदे, जो जो कि आपकी आजीविका के लिए, आपके जीने के लिए ज़रूरत है वो साधन उन्होंने लगाए, पैसे को वेस्ट नहीं किया। उसी पैसे के बल पे पोता जो है वो धीरे धीरे एक बड़ा किसान बन गया। अब दादी पोते की समृद्धि देखकर सेठ सोचा करता, काश मैंने उस भिखारी को न भगाया होता, क्योंकि इतना पैसा आया तो सबने पूछा भाई कहाँ से आया, उन्होंने बता भी दिया, सीधे लोग थे कि एक भिखारी आया, वो एक सिक्का दे के गया था और उससे हमको तो ये सोना मिला। तो ये बात सेठ जी को भी बाद में पता चली, तो सेठ जी जब देखते कि अरे ये लोग तो मेरे घर कैसे भिखारी की तरह आए थे और आज इतने बड़े पैसे वाले बन गए, तो उसको कभी कभी अफसोस भी होता है कि अरे यार मैंने उस भिखारी को भगाया नहीं होता तो इतना धन तो मुझे भी मिल गया होता। अब ठीक है, आपने बुरा कर तो दिया है, दूसरे को हर्ट तो कर दिया है। एक दिन वही भिखारी फिर उसके द्वार पर आया जिसे उसने पहले भगा दिया था। ओहो, जिस मौके का इंतजार साहूकार कर रहा था, साहूकार दौड़कर बाहर आया, भिखारी को सम्मान के साथ अंदर लेकर गया। अरे ये तो वही भिखारी है जिसने उनको पैसे दिए थे और उनको अमीर बना दिया था, आज वापस आया है। चेंज हो गया जस्ट उसका व्यवहार, लालच की वजह से, है ना। लाया, सामान से बिठाया, उसके बाद थाली में 56 व्यंजन से जाकर उसके सामने लाया। अरे भिखारी, उस दिन मैंने तुमको भगा दिया, मुझे बहुत अफसोस हुआ, आइए बैठिए, अच्छा खाना खाइए। मुस्कुराते हुए भिखारी ने छक कर भोजन किया। छक कर मतलब छक कर, बिल्कुल पेट भर कर। देखो उसके नियत में खोट आ गया है। नियत मतलब कि आपके मन में जो आपके विचार होते हैं, है ना। अब जाते हुए वह साहूकार को फिर एक दमड़ी देकर गया, जैसे उन्होंने दादी को दी थी। दमड़ी मतलब एक सिक्का। दमड़ी हाथ में आते ही साहूकार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे इन्होंने दादी को दी थी और मुझे भी आज दी है, अब तो जैसे दादी को बहुत सारा सोना मिला मुझे भी मिलेगा। खुश हो गया। उसने दमड़ी को बड़े जतन से अपनी तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया। इतना पैसा रखा हुआ है फिर भी सब्र नहीं है, रखा और उसको ताला भी लगा दिया। उसे रात भर नींद नहीं आई। वो बार बार तिजोरी के पास जाता और फिर बिस्तर पर लेट जाता। इस तरह उठते बैठते जागते हुए वो रात बीती, क्योंकि दादी के मन में तो कोई पाप था नहीं, कोई बुराई थी ही नहीं, है ना। पाठ का नाम क्या है? नियत की नियति। नियति मतलब के भाग्य या फल, और नियत मतलब आपकी भावनाएं, मन की भावनाएं। जैसे आपके मन की भावनाएं होती है ना,
वैसा ही भाग्य का फल आपको मिलता है। दादी की भावनाएं अच्छी थी, तो दादी की नियति में क्या निकला? भाग्य में बहुत सारा सोना। अब देखते हैं सेठ जी के साथ में क्या होता है। ठीक है, पाँव फटते ही, पाँव फटना मतलब जैसे ही सुबह हुई, साहूकार तिजोरी खोलने आया। अब तो इसमें बहुत सारा सोना बन गया होगा। सोना मिलने की खुशी में उसने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या पता एक साथ इतने सारे सोने की चमक में नहीं देख पाया तो? वो सोच रहा था कि उसकी पूरी तिजोरी जगमग कर रही होगी। अंदर से ना फीलिंग आ रही है, बस अब मैं ताला खोलूंगा तिजोरी का, और जैसे खोलूंगा तो उसमें तो भयंकर सोना भर गया होगा पूरी तिजोरी में, मेरी आंखें बिल्कुल चौंधिया जाएंगी। तो उसने आंखें बंद कर ली थी, अंदर से बस चल रहा है। लेकिन ये क्या हुआ? तो बिल्कुल उल्टा। उसने जैसे आंख खोल कर देखा, उसकी तिजोरी में रखा हुआ जो धन था ना, वो भी कोयला बन चुका था। अरे पीला पीला सोना तो कहीं दिख नहीं रहा, जो रखा हुआ था वो भी काला काला कोयला बन गया। साहूकार समझ गया कि यह सब उसकी करनी का फल है। दादी ने निस्वार्थ भाव से भिखारी को भोजन कराया था, इसलिए उसको वैसा फल मिला। उसने लालच में आकर भिखारी को भोजन कराया, तो उसका जो बचा कुचा खुद का कमाया हुआ धन था वो भी चला गया। इसके बाद से साहूकार का व्यवहार हमेशा के लिए बदल गया, है ना? क्योंकि आपको जो चोट लगती है उसी से आपको अकल आती है, आपको सबक मिलता है कि हम जब दूसरे को चोट पहुंचाते हैं तो उसको कैसा लगता है ना? जब तक अपने ऊपर वो नहीं बीतती हमें एहसास नहीं होता है। दादी और पोते ने उसे अनजाने में एक अच्छा सबक सिखा दिया था। तो आप जैसा करते हैं, जिस भावना से आप करते हैं, वैसा ही फल आपको मिलता है। ऐसी कहावत है ना, जाकी जैसी रही भावना वैसा ही वह पाए। आप अच्छा सोचेंगे दूसरों के लिए, आपके साथ अच्छा होगा। आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, आपके साथ बुरा होता है। क्योंकि ये भी एक प्रकृति का नियम है बेटा, आप जैसा देंगे वही लौट कर आता है। जैसे आपके मन की तरंगे जाती हैं, वैसी ही वो लौट कर आती भी हैं। तो अच्छा सोचो, अच्छा करो, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो इस कहानी से एक तो हमने ये सीखा कि हमें दूसरों के लिए अपने मन में दया का भाव रखना चाहिए। हमेशा दूसरों के प्रति अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए, और कभी भी किसी के भोलेपन या किसी की सरलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि जब प्रकृति, जब ईश्वर हमारे साथ खेल खेलता है, फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना? तो हमेशा अपना मन, अपनी नीयत, अपने भाव साफ रखिए, पवित्र रखिए। हो रहा है कोई दूसरा हमारे साथ बुराई कर रहा है, करने दीजिए। हमें किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करना है। जिसने जो किया उसको उसका फल मिल जाएगा, लेकिन आप तो अपने भाव शुद्ध रख सकते हैं ना। तो साहूकार को उसके किए का फल मिला, दादी को उनके निस्वार्थ भाव का फल मिला। ठीक है, तो आज हमने ये जाना कि सदैव अच्छे ही भाव रखो और अच्छा ही व्यवहार करो। ठीक है, तो आज इस कहानी को हम वैसे तो यहीं समाप्त कर रहे हैं। कुछ कठिन शब्द बेटा हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। कुछ कठिन शब्द जो हैं आपको अगर इस चैप्टर में लगते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगली बार हम फिर मिलेंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न के साथ। तब तक एक बार आप फिर से चैप्टर की रीडिंग करेंगे। क्यों करेंगे? मैम समझ में तो आ गई, कहानी है, कहानी तो सुनी जाती है, समझ में भी आ गई है। लेकिन अगर आप पाठ को पढ़ते हैं बेटा, तो हम जब इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे उसमें आपको मदद मिलेगी। आपको पुनः उस पाठ को खोलकर नहीं देखना पड़ेगा, हम फटाफट मिलकर इसको करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग फिर से कह रही हूँ, घर पे ही रहिए, स्वस्थ रहिए और बड़ों का कहना मानिए। ओके, बाय बाय।